आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोलस्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके यह मांग की थी कि उनके खिलाफ ईडी द्वारा दायर किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। वीरभद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस आरके गौबा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई, जिस पर आज यह नतीजा सामने आया। याचिका खारिज होने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा के मुख्य सचेतक और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री देश के नामी गिरामी वकीलों की मदद से अब तक मामले को लटकाते आए हैं। आय से अधिक मामले में LIC एजेंट आनंद चौहान पिछले 1 साल से हिरासत में है, जबकि मालिक बाहर घूम रहा है। ऐसे में पद पर बने रहने का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी केसेस को डिले कर रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े वकीलों को हायर किया जा रहा है। वरना जो कमीशन एजेंट है आनंद सिंह चौहान, वो पिछले जुलाई 2016 से जेल में बंद है। यही केस है जिसमें आज हाईकोर्ट ने याचिका जो है वो वीरभद्र सिंह जी की नामंजूर की है। तो जब उसके खिलाफ केस बनता है तो वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ भी प्राइम ऑफिशियल केस बनता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रायल जो है वो इसमें निश्चित है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर प्राइम ऑफिशियल केस बनता है और उस केस को फेस करना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर बरी होना है वीरभद्र सिंह जी ने तो ट्रायल के बाद होंगे। इस प्रकार की एप्लीकेशंस दे करके केवल मात्र जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है अपनाई जा रही हैं। बाकी कुछ CBI ने जो केस किया था उसमें भी इसी प्रकार से जो है उन्होंने याचिका दी थी, वो हाईकोर्ट ने डिसमिस की। केस चल रहा है, उसमें जमानत हुई है। एक ED का केस भी चल रहा है, इसमें भी जो है वो ट्रायल चलेगा। तो वीरभद्र सिंह जी से त्यागपत्र मांगना या ना मांगना जो है वो बेमानी हो गया है, क्योंकि अगर कोई नैतिकता बची भी होती तो आज तक त्यागपत्र दे चुके होते। उनको जो है वैसे पद पर रहने का तो अधिकार बहुत पहले खो चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI की FIR के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने अदालत के सामने कहा था कि वीरभद्र सिंह की याचिका निराधार है। इस मामले में जांच अभी शुरुआती स्तर पर है। ऐसे में FIR को रद्द करने का सवाल नहीं उठता। इस मामले में CBI द्वारा 31 मार्च को CM और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ 500 से अधिक पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। CM वीरभद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने साल 2009 से 2011 में केंद्रीय मंत्री रहते 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध स्रोतों से अर्जित की थी। यह राशि उनकी वैध आय के स्रोतों से 192% अधिक पाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला। सरकार में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने से नाराज होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से शिमला में एकत्रित हुए इन कर्मियों ने सचिवालय के बाहर 72 घंटे का धरना शुरू कर दिया है।
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरज चौहान का कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी गाइडलाइन उनके लिए बनाई है उसमें कुछ भी नया नहीं है। 24 जून को कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है और हमें जो लाभ देने की बात कही गई है वह पहले से दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों से धोखा कर रही है। उनका कहना है कि सरकार ने उनके नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है। ऐसे में सरकार को कम से कम उनका वेतन तो बढ़ाना ही चाहिए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें 58 वर्ष से पहले नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उनका आरोप है कि जो वादा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनसे 15 फरवरी को पीटरहॉफ में हुए सम्मेलन में किया था वो पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित किया जाए किसी भी माध्यम से। मुख्य तौर पे हमारी ये मांग है कि जो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जो आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में रखे गए हैं उनको उन एजेंसियों से छुड़ाकर जो है सरकारी किसी एजेंसी में, जैसे कि हमने इनको बहुत अच्छी एक ऑप्शन दी थी कि कौशल विकास निगम या स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके तहत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को डाला जाए और जो सैलरी हेड है वो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू बना के सभी को वहाँ से वेतन दिया जाए कौशल विकास निगम से, जिसके कि आपके जो डायरेक्टर है वो टीका साहब है, विक्रमादित्य सिंह जी है। तो हमने ये मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष में रखी थी। श्रीकांत बाल्दी जी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश, उनके समक्ष में रखी थी। आपके जो तरुण श्रीधर जी है उनके साथ, मतलब हर एक अधिकारी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सभी के पास हमने ये मांग रखी है जाके। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ के बता देगा जो आउटसोर्स कर्मचारी अगर अभी 6 महीने पहले भी लगा होगा ना जी, 6 महीने पहले भी कोई आउटसोर्स कर्मचारी अगर किसी विभाग में लगा है तो वो भी इस चीज़ का ज्ञान रखता है कि जो कैबिनेट में जो फैसले किए गए हैं वो जो है धरातल पर कहीं पे भी नहीं है, 0% है वो। ये सब कुछ जो है आउटसोर्स कर्मचारी को पहले से सुविधा उपलब्ध है। आपका ESI, EPF, मेडिकल लीव, CL, मैटरनिटी लीव, ये सब कुछ आउटसोर्स कर्मचारी को पहले से ही सब कुछ मिल रहा है। इन्होंने वही चीज़ रिपीट करके जो है इस कैबिनेट में दे दी है। इन्होंने मतलब एक तरह से ये सोचा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो विभिन्न भागों में कार्यरत है, अपना कार्य करते हैं, ये धरना 3 दिन तक रहेगा सर यहाँ पर। अगर हमारी मांग को अतिशीघ्र पूरा नहीं किया गया तो ये धरना जो है वो एक हड़ताल में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि हम जो है निरंतर जो स्ट्राइक होती है कर्मिक अनशन, वो विधानसभा के पास हम बैठने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि 24 जून को हुई कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मियों की तर्ज पर छुट्टियां यानी मेडिकल लीव और मैटरनिटी एवं पैटर्निटी लीव सहित अन्य लाभ देने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी इससे खुश नहीं है और अपने लिए ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुस्तक मेले का दौरा किया। वह हर स्टॉल पर गए और अपनी रुचि की पुस्तकें भी खरीदी। गेयटी थिएटर में पिछले सप्ताह भर से यह मेला लगा है और यहाँ पर पुस्तक प्रेमियों का आना जाना डेली लगा हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे पुस्तक मेलों के आयोजन से विशेषकर बच्चों में पुस्तकों के प्रति प्रेम और पढ़ने का शौक निश्चित तौर पर पैदा होता है। मेला न केवल साहित्यकारों को मंच प्रदान करता है बल्कि अच्छे साहित्य और देश प्रेमियों से संबंधित पुस्तकें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। राज्यपाल ने राज्य साहित्य अकादमी को 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस राशि से पुस्तकें खरीदकर विभिन्न स्कूलों में भेजी जाएंगी। उन्होंने अकादमी को आयोजन की भी बधाई दी। मैंने पुस्तक मेला देखा, बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छे साहित्य और अच्छे लेखकों की पुस्तकें यहाँ पर मिली। और मैं युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूँ कि उन्हें अच्छे लेखकों की वो पुस्तकें जो जीवन के उत्थान में, राष्ट्र उत्थान में और आत्मिक उन्नति में सहयोगी बनती हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और विशेष करके जो हमारे महापुरुष हैं, क्रांतिकारी, उनकी जीवनियाँ उनको पढ़नी चाहिए। और अच्छे जो साहित्यकार, अच्छी कहानियाँ के लेखक हैं, उनसे नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं। तो वो सब युवा पीढ़ी को और हम सब को ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस मेले को देखकर मैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश साहित्य अकादमी है उसको मैं अपनी ओर से ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपये भेजूँगा और चाहूँगा कि उसमें जो अच्छी पुस्तकें बाल उपयोगी हैं वो स्कूल्स में भेजी जाएं बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ की लाइब्रेरी में, ताकि उनसे बच्चे प्रेरणा लेकर के
साहित्य सृजन की कला उनमें विकसित होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली जिला हमीरपुर पहुंचे। हमीरपुर में उन्होंने हमीरपुर बाईपास के पास बन रहे नए बस स्टैंड के काम का जायजा लिया, तो वहीं हमीरपुर और नादौन में आईटीआई खोलने की भी बात कही। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जीएस बाली ने कहा कि वे केंद्र सरकार के द्वारा चीनी के कोटे को बंद करने के बाद प्रदेश सरकार हिमाचल के लोगों को चीनी का कोटा मुहैया करवाएगी। अभी मैंने आपको बताया ये कर दिया हमने। चिंतपूर्णी में 35 करोड़ की लागत से 400 गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। धर्मशाला का बस स्टैंड, कुल्लू का बस स्टैंड, मनाली का बस स्टैंड, ऊना का बस स्टैंड, ऊना की वर्कशॉप ये बना दी है। और ये 4 बस स्टैंड जो है हमने बीओटी के ऊपर दे दिए बनाने के लिए, जहाँ पे 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है। ये क्रेडिबिलिटी बताती है हमारी कि हमने काम किया, इसलिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया। जब यहाँ कोई नहीं आया तो इसलिए हमें अपने आप HRTC को बनाना पड़ रहा है। हमने 4-5 बार इसको एडवर्टाइज किया, कोई नहीं आया। तो मेरा कमिटमेंट थी, कई बार धूमल जी से भी बात हुई, CM से भी बात हुई, तो आई वांटेड टू डू इट फॉर माई सेल्फ ओनली, कि मैंने करना है। तो ये जो है बाकी के काम जो है बाबा, ये हमने जेब में डाल के रखता हूँ, ये कार्ड चालू कर दिया है ना। ये बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। अब इसमें कई लोगों ने जो फार्म भरे वो अपने भरे, तो उन्होंने अगर स्पेलिंग में गलती की है तो इसमें दिक्कत है। अरे जो स्पेलिंग उन्होंने लिखे हैं और वो एक्चुअल नहीं है तो वो ये फिर उठा नहीं रहा उसको, क्योंकि कंप्यूटराइज है। ये छोटी छोटी कमियाँ सोच के बाकी सारा ऑटोमेशन में जा रहे हैं हम लोग, बड़े काम हो रहे हैं। आज मैंने अभी 10 मॉडर्न ITI और खोलने की बात कही है, कैबिनेट से करा ली है, और 10 नए मॉडर्न ITI खुलेंगे। आपके हमीरपुर में भी नदौड़ में खुलने जा रहा है। तो ये IAM हमने खोल दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIIT ऊना में खोल दिया, और IAM सिरमौर में खोल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यूरी में खोल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा में खोल दिया। आज से अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, आज से आर्किटेक्ट की क्लासेस का जो है कोर्स वो भी शुरू हो गया। अब आर्किटेक्ट की एडमिशन जो है वो नगरोटा में हो जाएंगी। तो लगातार काम हो रहे हैं। मैं आपके चैनल आप लोग आए हैं माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैंने देखा कुछ साथी हमारे बच्चे एजिटेट कर रहे थे कि बिलासपुर में ये क्लासेस नगरोटा में क्यों लगा दी। नगरोटा में इसलिए लगाना पड़ रहा है, अगर इस साल नगरोटा में नहीं लगाएंगे तो बच्चों को 1 साल एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार होगा, वो जल्दी से जल्दी 6-8 महीने में जैसे ही तैयार होता है, वी वांट टू शिफ्ट। ये हमारे ऊपर एक बर्डन होगा वहाँ, ये कोई लाभ नहीं है, ये बर्डन है कि 200 बच्चों को वहाँ पे हम बिठाएंगे। ऐसे जो ज्यूरी कॉलेज है उसकी क्लासेस सुंदरनगर में चल रही हैं, जो IIIT है उसकी क्लासेस NIT हमीरपुर में चल रही हैं। तो हम क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ा है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी का काम तकरीबन 45 करोड़ रुपये के काम चले हुए हैं। तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है कि अपने डिपार्टमेंटों को और बेहतरीन तरीके से चलाएं, तो उसका प्रयास कर रहे हैं। और चीनी जो है वो पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने चीनी वो कर दी थी, कोटा उसका ख़त्म कर दिया था, तो मैंने कैबिनेट में ले गया था। हमने स्टेट से जो कोटा है उसको शुरू कर दिया, तो वो स्टेट से आपको कोटा मिल जाएगा उसका, और उससे सब लोग जो है जैसे पुराना कोटा होता था वैसे ही उनको अभी कोटा मिल जाएगा और वो चीनी का उपलब्ध हो जाएगा। वक्त हुआ है हिमाचल डायरी में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।